Hi friends, Nursing Academy presents Medical Surgical Nursing, Respiratory System, Nursing Bloods and Rapid Revision Points Part 3। Dear friends, ये वीडियो जितने भी टोटल नर्सिंग ऑफिसर के होने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए होने वाला है। वीडियो को आप पूरे को ध्यान से देखना है। दोस्तों लाइक गया, टेल लेने, सब्सक्राइब गया भाड़ में। आप तो वीडियो से कुछ ना कुछ सीखिए और नर्सिंग ऑफिसर बनिए। प्यारे साथियों, आप हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं और नर्सिंग के लिए, मेडिकल के लिए कुछ न कुछ रोज नया सीख सकते हैं। प्यारे साथियों, अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। लेट्स नाउ स्टार्ट। Infected area in pulmonary embolism produce alveolar damage that can lead to the production of bloody sputum, sometimes in massive amounts. लंग्स के अंदर फंक्शनल यूनिट को एल्विलाई बोलते हैं, एल्विलाई के नाम से जानते हैं। यदि लंग्स का एल्वियुलर एरिया डैमेज हो गया है और उसके अंदर इन्फेक्टेड हो गया है या की कंडीशन डेवलप हो गई तो पल्मोनरी इंबोलिज्म होगा। पल्मोनरी इंबोलिज्म के कारण जो स्पुटम प्रोड्यूस होगा दैट इज ब्लडी स्पुटम। उस स्पुटम के अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा। कुछ समय कभी कभी वो ज्यादा अमाउंट के अंदर या ज्यादा मात्रा में भी हो सकता है। तो पल्मोनरी इंबोलिज्म, यदि कोई क्लाइंट पेशेंट जिसको ब्लडी स्पुटम आता है, दैट दिस वन इज द मे बी इंडिकेशन ऑफ पल्मोनरी इंबोलिज्म। वो पल्मोनरी इंबोलिज्म का इंडिकेशन हो सकता है। क्लाइंट विद मैसिव पल्मोनरी इंबोलिज्म, बहुत ज्यादा पल्मोनरी इंबोलिज्म की क्रिटिकल कंडीशन के अंदर विल हैव ए लार्ज रीजन ऑफ लंग टिश्यूज अनअवेलेबल फॉर परफ्यूजन। उस कंडीशन के अंदर जो लंग्स के टिश्यूज हैं, जो एल्विलाई है, लंग्स की फंक्शनल यूनिट है, एल्वियुलर टिश्यूज है, वो क्या होंगे, उनके अंदर परफ्यूजन नहीं होगा। उनके अंदर जो सर्कुलेशन, जो ब्लड टिश्यूज को जरूरत पड़ेगी वो कंप्लीट अमाउंट के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। आर्टियर ब्लड गैस एनालिसिस इन ए क्लाइंट विद ए मैसिव पल्मोनरी इंबोलिज्म विल रिवील रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। यदि कोई पल्मोनरी इंबोलिज्म का क्लाइंट है, उसके अंदर हम उसका एबीजी चेक करते हैं, उसका आर्टियर ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर हमें रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। VQ स्कैन, वेंटिलेशन परफ्यूजन लंग स्कैन। VQ स्कैन या वेंटिलेशन परफ्यूजन लंग स्कैन क्या होता है? ये एक स्कैन है जो कि प्रोवाइड करता है विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द एक्सटेंट ऑफ एक्लूजन कोज्ड बाय पल्मोनरी इंबोलिज्म। पल्मोनरी इंबोलिज्म के कारण कितना एरिया एक्लूज हुआ है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा कि एल्वियुलर का एरिया कितना एक्लूज हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, एंड द अमाउंट ऑफ लंग टिश्यू इन्वॉल्व्ड इन द एरिया नॉट परफ्यूज्ड। और वो उस लंग टिश्यू के अमाउंट के बारे में बताएगा जिसके अंदर परफ्यूजन नहीं हो रहा, दैट एरिया इज नॉट परफ्यूज्ड। ये हमें किससे पता चलेगा? वेंटिलेशन परफ्यूजन लंग स्कैन या VQ स्कैन से। नेक्स्ट वन, पल्मोनरी एंजियोग्राम इज यूज्ड टू डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी इंबोलिज्म। पल्मोनरी इंबोलिज्म का डेफिनेटिव डायग्नोसिस क्या होता है? पल्मोनरी एंजियोग्राम। मेरे प्यारे नर्सिंग साथियों, होने वाले नर्सिंग साथियों, मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लो। पल्मोनरी इंबोलिज्म का डेफिनेटिव डायग्नोसिस पल्मोनरी एंजियोग्राम। पल्मोनरी इंबोलिज्म का डेफिनेटिव डायग्नोसिस क्या होने वाला है? पल्मोनरी एंजियोग्राम। यदि हमें कंफर्मेटिव पता करना है कि इस क्लाइंट को पल्मोनरी इंबोलिज्म है या नहीं है, तो उसका हम जो पल्मोनरी आर्टरी वेन है उसका एंजियोग्राफी करेंगे, एंजियोग्राम करेंगे। नेक्स्ट है, गोल ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी फॉर ए क्लाइंट विद पल्मोनरी इंबोलिज्म इज टू हैव PaO2 partial pressure of oxygen greater than 60 mmHg on a fraction of inspired oxygen of 40% or loss। पल्मोनरी इंबोलिज्म के क्लाइंट को हमें ऑक्सीजन थेरेपी देने का पर्पज क्या है? उसका PaO2 कितने से 60 mmHg से ऊपर रखना, FiO2 जिसे हम फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन के नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं? FiO2, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, दैट इज शुड बी कितना होना चाहिए? 40%
और लेस 40% या उससे कम होना चाहिए, इसलिए हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के क्लाइंट को ऑक्सीजन थेरेपी देने का पर्पस क्या है? PaO2 60 mmHg से ऊपर रखना और FiO2 40% या उससे कम रखना। When a pulmonary embolism is suspected, positioning client on the left side। मेरे प्यारे रसगुल्लों, यदि किसी क्लाइंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म सस्पेक्ट हो रहा है, लग रहा है कि उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे कि उसकी पोजीशनिंग किस साइड में की जाए? लेफ्ट साइड में। मे प्रिवेंट ए क्लॉट दैट हैज एक्सटेंड थ्रू द कैपिलरीज एंड इनटू द पल्मोनरी वेन फ्रॉम ब्रेकिंग ऑफ। हमारा उस पोजीशन देने का पर्पज क्या है कि जो क्लॉट है वो पल्मोनरी वेन्स या पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर नहीं पहुंच पाए या उसका ब्रेक नहीं हुआ या टूटे नहीं। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के क्लाइंट के लिए मोस्ट सुटेबल पोजीशन कौन सी होगी? मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे नर्सिंग ऑफिसरों, मेरे प्यारे होने वाले फ्यूचर के नर्सिंग ऑफिसरों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, कौन सी होगी? पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए सबसे सुटेबल पोजीशन होगी क्लाइंट को लेफ्ट साइड में पोजीशन देना है, ताकि उसका जो क्लॉट है वो उसके पल्मोनरी सर्कुलेशन में पहुंचने नहीं पाए। नेक्स्ट है अम्ब्रेला फिल्टर ब्रेक द क्लॉट्स इनटू द स्मॉल पीसेस दैट was not significantly occlude the pulmonary vasculature। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए हम कॉमनली अम्ब्रेला फिल्टर का यूज करते हैं, जो कि क्या करेगा, जो क्लॉट्स होता है उसको छोटे छोटे पीसेस में क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा, जिससे जो क्लॉट्स है वो क्या, जो एक्लूड मतलब पल्मोनरी वेस्कुलेचर, जो पल्मोनरी वेन और आर्टरीज हैं, जो पल्मोनरी वेसल्स हैं, उनको जो बंद करेगा, उसको बंद होने से रोक सकें, क्योंकि जो लार्ज पार्टिकल है वो जल्दी से एक्लूड कर देगा या बंद कर देगा, जिससे अम्ब्रेला फिल्टर यहाँ पे क्या काम करेगा? क्लॉट्स को तोड़ देगा स्मॉल पीसेस में, ताकि पल्मोनरी वेन्स या वेस्कुलेचर एक्लूड नहीं हो पाए, बंद नहीं हो पाए। नेक्स्ट वन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज रेयरली डन बिकॉज द एसोसिएटेड हाईली मोर्टेलिटी रिस्क। पल्मोनरी एम्बोलिज्म सर्जरी के द्वारा बहुत ही कम या बहुत ही रेयर केसेस में हटाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर उसकी मृत्यु दर या उस हाईली मोर्टेलिटी रिस्क होती है, उसका मरने की संभावना ज्यादा हो जाती है। सर्जिकल रिमूवल पल्मोनरी एम्बोलिज्म का प्रॉपर ट्रीटमेंट है, बट उसके अंदर रिस्क ज्यादा है। पल्स ऑक्सीमीटर डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन। पल्स ऑक्सीमीटर, मेरे प्यारे दोस्तों, पल्स ऑक्सीमीटर, मेरे प्यारे रसगुल्लो, पल्स ऑक्सीमीटर का क्या पर्पस है? पल्स ऑक्सीमीटर जो बॉडी के अंदर ब्लड जा रहा है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग करने की क्या परसेंटेज है वो डिटरमाइन करने के लिए हम पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री या पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी या उसका परसेंटेज कितना है वो डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, डिटरमाइन करने के लिए या निर्धारित करने के लिए काम आता है। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल टिश्यूज इन द बॉडी। हमारे शरीर के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं, सब के अंदर ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है? कौन करता है मेरे प्यारे रसगुल्लो? कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग या ऑक्सीजन सप्लाई का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, सारे बॉडीज के टिश्यूज के अंदर। इफ द हीमोग्लोबिन लेवल इज लो, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज आल्सो लो। यदि बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया दोस्तों? क्या हो गया? कम हो गया। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि बॉडी की सभी टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन कर रहा है। इंक्रीजिंग द हीमोग्लोबिन लेवल विल इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। यदि हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दस इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन द ब्लड। ऑक्सीजन, इस प्रकार हीमोग्लोबिन बढ़ने से ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वन, इफ द क्लाइंट हैज बीन tachypneic during exertion on even at the rest because oxygen demand is higher than the available oxygen content, then an increase in hemoglobin may decrease the respiratory rate the normal level। यदि कोई क्लाइंट जो कि टेकीपेनिक है या उसके मतलब रेस्पिरेटरी रेट तेज हो रहा है, टेकीपेनिया का मतलब है इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट,
रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है ड्यूरिंग द एक्सलेशन या रेस्ट, सांस छोड़ने के दौरान या रेस्ट के समय। तो कारण क्या है उसका कि जो ऑक्सीजन जो उसको अवेलेबल है, उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उसकी तुलना में उसकी ऑक्सीजन डिमांड क्या हो गई है, बहुत हायर हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई। देन एन इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन, यदि उसका जैसे ही हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा, उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, तो उसका रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, पीप, पीप क्या होता है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर क्या होता है, ये टर्म्स वेंटिलेटर के रिलेटेड यूज की जाती हैं, इसको हम अच्छी तरह समझेंगे। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, पीप, पीप डिलीवर पॉजिटिव प्रेशर टू द लंग्स एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन। ये एक ऐसी सेटिंग है वेंटिलेटर की जिसके अंदर, नाम ध्यान से देना, एंड एक्सपायरेटरी, एंड का मतलब है एक्सपायरेशन के अंत समय में, एक्सपायरेटरी का मतलब है रेस्पिरेशन को बाहर निकालना। जो प्रेशर होगा, पॉजिटिव प्रेशर रहेगा, वही क्या है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। डिलीवर पॉजिटिव प्रेशर टू द लंग, मतलब जो लंग्स के एक्सपायरेशन के दौरान जो पॉजिटिव प्रेशर दिया जाता है लंग्स को, वही पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर होता है। हेल्प ओपन कोलेप्स्ड एल्वेलाई, जिसका पर्पस क्या है, जो एल्वेलाई कोलेप्स हो गई है, या जो फंक्शन यूनिट है लंग्स की, जिसे हम एल्वेलाई के नाम से जानते हैं, वो कोलेप्स हो गई है, उनको ओपन करने का काम है। हेल्प देम स्टे ओपन टू फॉर गैस एक्सचेंज, जो कि उनको ओपन रख पाए गैसेस एक्सचेंज के लिए। कैन अकरिंग दीज न्यूली ओपन एल्वेलाई इंप्रूविंग ऑक्सीजन, कुछ न्यूली ओपन एल्वेलाई जिसे उसका ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन लेना और छोड़ना इंप्रूव किया जा सके। तो क्या है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, पीप किसे बोलेंगे हम, वेंटिलेटर की ऐसी सेटिंग जो एक्सपायरेशन के दौरान उसको पॉजिटिव प्रेशर दिया जाता है, जिससे हम एल्वेलाई कोलेप्स रह पाए और ऑक्सीजनेशन की डिमांड बॉडी की इंप्रूव हो सके। गैसेस एक्सचेंज अकर इन द एल्वेलर मेम्ब्रेन, सो इफ द एल्वेलाई कोलेप्स नो गैसेस एक्सचेंज। हमारे लंग्स के अंदर जो फंक्शनल यूनिट होता है लंग्स का, उसे हम एल्वेलाई के नाम से जानते हैं। एल्वेलाई यदि कोलेप्स हो गई तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज के लिए एल्वेलाई जिम्मेदार होती है, या एल्वेलर मेम्ब्रेन रेस्पॉन्सिबल होती है। कोलेप्स्ड एल्वेलाई रिसीव ऑक्सीजन एज वेल एज अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। जो कोलेप्स एल्वेलाई होती हैं, वो ऑक्सीजन मतलब ब्लड तथा जो टिश्यूज है वो फंक्शन के लिए न्यूट्रिशन ब्लड स्ट्रीम से या ब्लड से रिसीव करते हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे नर्सिंग ऑफिसरों, सी पेप क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था। पीए पेप क्या होता है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। पीप होता है कि एक्सपायरेशन के एंड ऑफ एक्सपायरेशन के दौरान जो पॉजिटिव प्रेशर दिया जाता है लंग्स को कोलेप्स एल्वेलाई को ओपन करने के लिए। यह नेक्स्ट नाम है हमारा सी पेप, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, मतलब पॉजिटिव प्रेशर देंगे हम कंटिन्यूसली, चाहे इंस्पायरेशन हो या एक्सपायरेशन की कंडीशन हो। पढ़ते हैं, मास्क प्रोवाइड pressurized oxygen continuously through both inspiration and expiration. The client have less resistance to overcome in taking in his next breath, making it easier to breathe. मतलब CPAP क्या है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान कंटिन्यू प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन देना, इसे हम CPAP बोलेंगे, जिसके अंदर क्लाइंट इजीली ब्रीथ ले सके, उसका रेजिस्टेंस कम किया जा सके। Continuous positive airway pressure can be provided through an oxygen mask to improve oxygenation in hypoxic client. हाइपोक्सिया का मतलब है कि ऑक्सीजन की डिमांड, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है, कम है। यदि कोई क्लाइंट जिसको ऑक्सीजन की अमाउंट कम है तो उसका हम कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, मतलब कंटिन्यू इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान सांस लेने और छोड़ने के टाइम हम कंटिन्यू एयरवे प्रेशर हम किसके द्वारा, ऑक्सीजन मास्क के द्वारा भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, बाईपेप। बाईपेप किसे बोलते हैं, बाईपेप बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जो कि दोनों डिलीवर करता है, कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर एंड पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। पीप और सीपेप दोनों सेटिंग
के टाइम ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए हम बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर की सेटिंग का यूज करते हैं, जिसे बाईपेप के नाम से भी जाना जाता है। बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर प्रोवाइड द डिफरेंसिंग प्रेशर थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी साइकिल। कंप्लीट साइकिल के दौरान अलग अलग प्रेशर से ऑक्सीजन प्रदान करता है। अटेम्प्टिंग टू ऑप्टिमाइज ए क्लाइंट्स ऑक्सीजन एंड वेंटिलेशन। क्लाइंट को ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन के अनुकूल बनाने के लिए, मतलब पीप से हम पीडब्ल्यूपी, पीप से एंड एक्सपायरेशन के दौरान, क्या एंड ऑफ एक्सपायरेशन के दौरान जो प्रेशर देंगे वो उसे हम पीप बोलेंगे। सी पेप होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की दोनों कंडीशन के दौरान हम प्रेशर देंगे। बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर होगा बाई पेप के नाम से जानते हैं, जिसमें पीप और सी पेप दोनों कंडीशन की या दोनों सेटिंग्स काम करेंगी, जो कि रेस्पिरेटरी साइकिल के अंदर भिन्न भिन्न तरह से ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकता है, क्लाइंट की ऑक्सीजन और वेंटिलेशन कंडीशन को अनुकूल बनाने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए। Inspiratory and expiratory pressure are set separately to optimize the client's ventilatory status in bi-level positive airway pressure. Bi-level positive airway pressure के द्वारा हम क्लाइंट्स का वेंटिलेटरी स्टेटस या उसका ऑक्सीजन लेवल को अनुकूल बनाने के लिए अलग अलग इंस्पायरेटरी प्रेशर और एक्सपायरेटरी प्रेशर सेट कर सकते हैं। मतलब बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर एक ऐसा वेंटिलेटर का सेटिंग है, ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इंस्पायरेशन का प्रेशर और एक्सपायरेशन का प्रेशर उसका ऑक्सीजन डिमांड के हिसाब से हम अलग अलग या डिफरेंट प्रेशर इंस्पायरेशन के दौरान दे सकते हैं, डिफरेंट प्रेशर एक्सपायरेशन के दौरान दे सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, जिसे FiO2 के नाम से जानते हैं, इज एडजस्टेड टू द ऑप्टिमाइज ऑक्सीजनेशन इन बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर के अंदर FiO2 को भी एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, pleural fluid normally seeps continuously into the pleural space from the capillaries lining the partial pleura and is reabsorbed by the visceral pleural capillaries and lymphatics। क्या है, जो प्लूरल फ्लूइड है जो प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहता है बॉडी के अंदर, कहां पे प्लूरल फ्लूइड कहां पे प्रेजेंट रहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लूरल स्पेस के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसका प्रोडक्शन कहां से होता है, जो पार्शियल प्लूरा है, पार्शियल प्लूरा है जो बाहर का प्लूरल लेयर है उसके अंदर जो कैपिलरीज है वो उसको प्रोड्यूस करती है, और उसका रीएब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, विसरल प्लूरा के द्वारा। किसके द्वारा होता है, विसरल प्लूरा के द्वारा, विसरल प्लूरा की जो कैपिलरीज है और जो बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम है उसके द्वारा। सपोज ये लंग्स प्रेजेंट है, इसके अंदर इसके आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्लूरा बोलेंगे। ये प्लूरल कैविटी होगी, बीच का पार्ट क्या हो गया, प्लूरल कैविटी। जो अंदर का लेयर है दिस वन इज द विसरल प्लूरा। पार्शियल प्लूरा की जो कैपिलरीज क्या करेगी, प्लूरल फ्लूइड को प्रोड्यूस करेगी। अंदर वाली कैपिलरीज का क्या फंक्शन है, जिसे हम विसरल प्लूरा के नाम से जानते हैं, दैट इज उसका जो प्लूरल फ्लूइड है उसको एब्जॉर्प्शन का या अवशोषण का काम करेगी। थोरेसिंथेसिस क्या होता है, थोरेसिंथेसिस एक प्रोसीजर है जिसके अंदर जिसका यूज हम कैसे करते हैं। थोरेसिंथेसिस इज यूज टू रिमूव एक्सेस प्लूरल फ्लूइड एंड रिस्टोर प्रॉपर लंग स्टेटस। बॉडी के अंदर यदि प्लूरल फ्लूइड, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे गुलाब जामुनों, यदि बॉडी के अंदर प्लूरल फ्लूइड एक्सेस हो गया, एक्सेस अमाउंट में इकट्ठा हो गया, तो उसको निकालने का जो प्रोसीजर होता है उसे हम थोरेसिंथेसिस बोलते हैं। किस नाम से बोलते हैं, थोरेसिंथेसिस। रट लो, दिमाग में बैठा लो, सेट कर लो, थोरेसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। जिस थोरेसिंथेसिस से प्रोसीजर के द्वारा हम एक्सेस फ्लूइड है उसको हटा देंगे तो जो लंग्स है प्रॉपर क्या कर पाएंगे, उनको स्पेस मिलेगा, एक्सपेंड हो पाएंगे, जिससे उसका रेस्पिरेशन की कंडीशन वापिस आ सके। ट्रांसड्यूट्स फाउंड इन प्लूरल फ्लूइड आफ्टर थोरेसिंथेसिस। Transudats found in pleural fluid after thoracosynthesis are substances that have passed through a membrane and usually occur in clients with low protein. थोरेसिंथेसिस के बाद जो प्लूरल फ्लूइड होता है उसके अंदर ट्रांसुडेट्स प्रेजेंट रहते हैं। ट्रांसुडेट्स वो सबस्टांसेज हैं जो कि जो प्लूरल
कैविटी है या जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उससे रिलीज होते हैं। और वो कौन से क्लाइंट में रिलीज होंगे? जिनके अंदर प्रोटीन कम है या जिसके अंदर प्रोटीन रेशियो बॉडी के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, उसके अंदर जो मेम्ब्रेन से निकलने वाले सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसुडेट्स बोलते हैं। थोरेसिंथेसिस के बाद प्लूरल फ्लूइड के अंदर मेम्ब्रेन से निकलने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम ट्रांसुडेट्स के नाम से जानते हैं। वो उन क्लाइंट्स में प्रेजेंट होंगे जिनके अंदर प्रोटीन लो अमाउंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन, एक्सुडेट्स। एक्सुडेट्स आर सब्सटेंसेस फाउंड इन प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड के वो सब्सटेंसेस एक्सुडेट कहलाते हैं जो कि थोरेसिंथेसिस के बाद ब्लड वेसल्स से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? मेम्ब्रेन से निकलने वाले सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सुडेट्स। ट्रांसुडेट्स। ब्लड वेसल से निकलने वाले सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे? एक्सुडेट्स। एक्सुडेट वो सब्सटेंसेस है जो कि प्लूरल फ्लूइड से थोरेसिंथेसिस के बाद निकलते हैं, बट कहां से निकलते हैं? ब्लड वेसल से। और ट्रांसुडेट्स सब्सटेंसेस के अंदर लो प्रोटीन वाले क्लाइंट्स में मिलेंगे, जबकि एक्सुडेट सब्सटेंसेस के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? सेल्स प्रेजेंट रहेगी। उस सब्सटेंस, उस लिक्विड या उस प्लूरल फ्लूइड के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? सेल्स। एंड हैव ए स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? हाई होगी। एंड हाई लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज लेवल। और उसका लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज लेवल क्या होगा? हाई होगा। दोबारा रिपीट करा, ट्रांसुडेट्स और एक्सुडेट्स दोनों प्लूरल फ्लूइड के सब्सटेंसेस हैं जो कि थोरेसिंथेसिस के बाद प्लूरल फ्लूइड में प्रेजेंट रहते हैं। ट्रांसुडेट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि मेम्ब्रेन से रिलीज होते हैं। एक्सुडेट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो ब्लड वेसल से रिलीज होते हैं। ट्रांसुडेट्स लो प्रोटीन क्लाइंट के अंदर प्रेजेंट निकलेंगे, जबकि एक्सुडेट सब्सटेंसेस के अंदर सेल्स प्रेजेंट रहती है जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है और उसका हाई लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज लेवल हाई रहता है। नेक्स्ट वन, एक्सुडेट फाउंड इन प्लूरल फ्लूइड आफ्टर थोरेसिंथेसिस यूजुअली अकर इन रिस्पांस टू मैलिग्नेंसी, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। एक्सुडेट सब्सटेंसेस प्लूरल फ्लूइड के अंदर उन क्लाइंट में देखने को मिलेगा जिसके अंदर मैलिग्नेंसी या कैंसर है, जिसके अंदर इन्फेक्शन की कंडीशन है, जिसके अंदर लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन या सूजन की कंडीशन प्रेजेंट है, जबकि ट्रांसुडेट सब्सटेंसेस किसमें? लो प्रोटीन वाले क्लाइंट्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। बबलिंग इन द वाटर सील ड्रेन चेंबर ऑफ चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम स्टीम्स फ्रॉम एयर लीक। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि कोई वाटर सील चेंबर लगाया हुआ है चेस्ट के अंदर, चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लगा है जो वाटर सील चेंबर प्रकार का है, उसके अंदर यदि उस चेंबर के अंदर सपोज ये ड्रेनेज सिस्टम है, ये इसका वाटर सील चेंबर है, अलग अलग चेंबर होते हैं, एयर का चेंबर जो ये लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, यदि इस वाटर वाले पार्ट के अंदर बबल्स निकल रहे हैं तो वो किसको इंडिकेशन करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो? वो एयर लीक को इंडिकेशन करेंगे। किसको इंडिकेशन करेंगे? एयर लीक को इंडिकेशन करेंगे कि मतलब बबल्स निकल रहा है तो एयर लीक का इंडिकेशन है, मतलब उससे हवा बाहर निकल रही है, उसके अंदर कोई छेद हो गया है। जैसे ये गुब्बारा है, इस गुब्बारे को हमने क्या किया? पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद यदि उसके अंदर बुलबुले निकल रहे हैं तो किसका इंडिकेशन है? एयर लीक का इंडिकेशन है। टायर पंक्चर वाली दुकान का नाम सुन, टायर पंक्चर बनाते देखा है? टायर को जैसे ही उस पानी में डालता है तो वहां से एयर लीक करने लग जाता है, तो बबल्स निकलने लगते हैं। वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं कि टायर के अंदर पंक्चर है, उसके अंदर एयर लीक हो रही है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इन न्यूमोथोरेक्स एन एयर लीक कैन अकर एज एयर इज पुल्ड फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। In pneumothorax, an air leak can occur as air is pulled from the pleural space. Pneumothorax की कंडीशन के अंदर क्या होगा? जो एयर लीक होगा उसके अंदर मतलब जो लंग्स का प्लूरल स्पेस है उसके अंदर क्या हो गया है? एयर भर गया है। प्लूरल फ्लूइड जो नॉर्मल प्रेजेंट रहता है अमाउंट के अंदर, उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड के साथ क्या आ गया है? एयर भी आ गया है, जो कि एयर लीक उसको इंडिकेशन करेगा किसको? न्यूमोथोरेक्स को। अब न्यूमोथोरेक्स वर्ड को मैं समझाता हूं आपको। न्यूमो का मतलब जहां पे भी आता है एयर होता है, थोरेक्स का मतलब यहां से लंग्स से रिलेटेड है, मतलब थोरेक्स के अंदर एयर लीक कर रहा है तो वो किसको इंडिकेशन कर रहा है? यदि क्लाइंट के थोरेक्स से एयर बाहर निकल रहा है, दिस वन इज द इंडिकेशन इज न्यूमोथोरेक्स।
नेक्स्ट वन, इफ द क्लाइंट gag or cough after nasopharyngeal airway placement, the tube may be too long. यदि किसी क्लाइंट का इंट्यूबेशन किया है, उसके ऑक्सीजन स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए उसके अंदर एनजी नेजोफेरिंजियल ट्यूब डालिए. कौन सी ट्यूब? नेजोफेरिंग से ईटी ट्यूब, नेजोफेरिंजियल एयरवे डाला है. यदि वो क्या कर रहा है, खांसी कर रहा है या गैग रेफ्लेक्स कर रहा है, तो उसका मतलब है ट्यूब का प्लेसमेंट क्या है, लंबी है. वो ट्यूब क्या है, उसकी साइज ज्यादा लंबी है. नेक्स्ट वन, सक्शनिंग विदाउट ए नेजोफेरिंजियल एयरवे causes trauma to the natural airway. यदि मेरे प्यारे दोस्तों, यदि बिना नेजोफेरिंजियल एयरवे से कि बिना एयरवे के हमने सक्शनिंग कर दिया, तो वो क्या करेगी, नेचुरल जो एयरवे है, जो ट्रेकिया या जो रेस्पिरेटरी पासेज है, रेस्पिरेटरी जो मार्ग है, उसको क्या कर सकती है, उस जो टिश्यूज है उनको क्या कर सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं वो. इसलिए बिना किसी नेजोफेरिंजियल एयरवे से सक्शनिंग करना सही नहीं है. यदि जरूरत पड़े तो बड़ी सावधानी से करना है. टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया, कंटिन्यूस सक्शनिंग शुड नॉट लास्ट मोर देन 10 सेकेंड एट ए टाइम ड्यूरिंग कैथेटर विड्रॉल. प्यारे रसगुल्लों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है, एम्स के एग्जाम्स में बार बार आया है. रट लो इसको, दिमाग में बैठा लो कि कभी भी 10 सेकंड से ज्यादा कैथेटर विड्रॉल के टाइम सक्शनिंग नहीं करना है. कभी भी 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करना है. 10 सेकंड से ज्यादा कभी भी किसी को भी नहीं करना है सक्शनिंग. क्यों? क्योंकि उस क्लाइंट को हाइपोक्सिया हो सकता है. इसलिए हमेशा जब भी सक्शनिंग करो तो 10 सेकंड, कितने टाइम, 10 सेकंड. कैथेटर विड्रॉल से 10 सेकंड का टाइम बहुत कम लग रहा है ना, बट यदि 10 सेकंड से ऊपर हो गया तो क्लाइंट को हाइपोक्सिया हो सकता है. इसलिए हमें हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप नहीं हो, इसके लिए सक्शन कितने टाइम के लिए करना है, 10 सेकंड के लिए. सक्शन शुड नॉट बी अप्लाइड व्हाइल द कैथेटर इज बीइंग एडवांस्ड. हमें सक्शन तब तक अप्लाई नहीं करना है, सक्शन तब तक शुरू नहीं करना है यदि कैथेटर ज्यादा अंदर चला गया है. यदि ज्यादा अंदर चला गया तो सक्शन नहीं करना है. नॉर्मल अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ईटी ट्यूब के हिसाब से ही सक्शन कैथेटर लेना है और उतना ही इंसर्ट कराना है जितना ईटी ट्यूब के अंदर नॉर्मली अंदर तक जाना चाहिए. 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं करना, ज्यादा अंदर तक नहीं डालना है. नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड गैस वैल्यू इंक्लूड ए पीएच ऑफ 7.35 to 7.45. बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है. मेरे प्यारे नर्सिंग ऑफिसरों, होने वाले नर्सिंग ऑफिसरों, आप एक दिन पक्का नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, गारंटी मेरी. ये रट लो इसको. नॉर्मल एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस वैल्यू कितनी होती है, का पीएच कितना होता है, पीएच नॉर्मल कितना होना चाहिए, 7.35 से 7.45. पीएच ये कितना, 7.35 से 7.45, मतलब तेरा मेरा 35 और 45 का 7 है. कैसे याद रखोगे, तेरा मेरा 35 और 45 का 7 है, 7 से 7 और 35 45 का 7 कर दोगे तो नॉर्मल पीएच हो गया उसका. रट लो इसको. कैसे याद रखोगे, मैंने बता दिया, अब कभी नहीं भूलोगे कि तेरा मेरा 35 से 45 का 7 है. यही एबीजी की नॉर्मल पीएच वैल्यू है. नेक्स्ट वन, नॉर्मल पीसीओ2, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एबीजी के अंदर कितना वैल्यू होना चाहिए, 35 से 45. तेरा मेरा 35 से 45 का 7 है. याद करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा ना मेरे प्यारे रसगुल्लों. तो एबीजी का CO2 का लेवल कितना है, 35 से 45. नेक्स्ट है नॉर्मल PO2 वैल्यू आर 75 to 100 mmHg. एबीजी के अंदर आर्टेरियल ब्लड गैस के अंदर नॉर्मल ऑक्सीजन वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 75 से 100 mmHg. इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नॉर्मल बाइकार्बोनेट लेवल कितना होना चाहिए, बाई किसे शुरू हो, बाइकार्बोनेट. हमें किसी SCO3 को क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट. बाई मतलब 20 से शुरू हो रहा है, 20 मतलब 22. 22 को हम 22 याद रख लेंगे. कैसे याद रख लेंगे, बाई B4 B याद रह जाएगा. तो नॉर्मल बाइकार्बोनेट लेवल एबीजी में कितना होना चाहिए, 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. यूनिट भी याद रखना है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. नेक्स्ट वन, बिलो नॉर्मल पीएच एंड एलिवेटेड PCO2 एंड नॉर्मल बाइकार्बोनेट इंडिकेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है. एसिडोसिस और एल्केलोसिस दो शब्द हैं. यदि किसी क्लाइंट का पीएच, ध्यान देना, पीएच 7.35 से कम है तो एसिडोसिस. ध्यान देना,
7.35 से कम है तो एसिडोसिस, यदि पीएच 7.45 से ज्यादा है दैट मीन्स एल्केलोसिस। रट लो मेरे रसगुल्लो, 7 तेरा मेरा 7 यदि 7.45 से ज्यादा हो गया तो एसिड एल्केलोसिस हो गया। तेरा मेरा 7 यदि 7.35 से कम हो गया तो मतलब क्या हो गया, उसको एसिडोसिस हो गया। अब रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक का पता कैसे लगेगा, यदि CO2 हम CO2 ज्यादा होगी तो CO2 मतलब रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, उस कंडीशन में हमें बाइकार्बोनेट क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। यदि बाइकार्बोनेट लेवल 26 से कम या 22 से 26 से कम या ज्यादा हो गया दैट मीन्स क्या है, किससे रिलेटेड है, मेटाबॉलिक। भूलोगे नहीं ना, उस कंडीशन में PCO2 क्या रहेगा, नॉर्मल। लेकिन कंपनसेशन की कंडीशन में PCO2 भी कम या ज्यादा हो सकता है। रेस्पिरेटरी में भी बाइकार्बोनेट कंपनसेशन की कंडीशन में कम या ज्यादा हो सकता है, याद रह जाएगा, कभी नहीं भूलोगे ना। जब तेरा मेरा 7 35 से 7.35 से कम हो गया एसिडोसिस हो गया, जब तेरा मेरा 7 7.35 से बढ़ गया तो एल्केलोसिस हो गया, मतलब प्रेम टूट गया, मतलब उसको डिजीज हो गई। रेस्पिरेटरी कब है, उसका CO2 लेवल यदि 35 से 45 से ऊपर नीचे हो गया रेस्पिरेटरी हो गया। बाइकार्बोनेट लेवल 22 से 26 से ऊपर नीचे हो गया मतलब मेटाबॉलिक हो गया, उसको क्या हो गया। नेक्स्ट है इन रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, मैंने क्या बताया था, तेरा मेरा 7, पहले एल्केलोसिस पे ध्यान देना है। तेरा मेरा 7 क्या हो गया, किससे ज्यादा, एल्केलोसिस, मतलब 7.45 से ज्यादा हो गया है। पीसीओ रेस्पिरेटरी की बात कर रहा है, मतलब इसमें क्या बढ़ेगा, PCO2 35 से 45 से ज्यादा हो गया या 35 से 45 से कम है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। अब याद रखना इसमें गड़बड़ होता है, कैसे होता है, याद कैसे रखेंगे, ROME। तेरा मेरा 7 35 से 45 से ऊपर नीचे। अब हमें प्रेम करने के लिए कहां जाना पड़ेगा, रोम जाएंगे हम, कहां जाएंगे, रोम। रेस्पिरेटरी इज ऑलवेज अपोजिट, मेटाबॉलिक इज ऑलवेज इक्वल। मतलब रेस्पिरेटरी यदि एल्कोलिसिस हो रहा है मतलब पीएच बढ़ रहा है तो CO2 का लेवल क्या होगा, कम होगा। फिट बैठ गया ना, बस अब कभी नहीं भूलोगे ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, फिट बैठ गया ना। एल्कोलिसिस का मतलब है कि पीएच 7.45 से ज्यादा है तो रेस्पिरेटरी हम रोम में करते हैं, प्यार रोम में करेंगे अब की बार। तो ROME रेस्पिरेटरी इज अपोजिट, देन मीन्स रेस्पिरेटरी क्या है, अपोजिट है तो PCO2 कम है। मेटाबॉलिक इक्वल है तो मतलब एसिड एल्केलोसिस होगा, पीएच बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट भी बढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब लड़का प्यार करेगा तो मेटाबॉलिक में भी लड़की प्यार करेगी, जबकि रेस्पिरेटरी वाले में अपोजिट हो जाएगा, लड़का पीछे पीछे भागेगा और लड़की आगे आगे भागती जाएगी, क्योंकि किसका मामला हो गया ना। इन मेटाबॉलिक एल्केलोसिस बोथ पीएच एंड बाइकार्बोनेट आर एलिवेटेड, क्यों, मेटाबॉलिक हमेशा इक्वल है, इधर लड़का भी रेस्पॉन्स दे रहा है और लड़की भी रेस्पॉन्स दे रही है। अरे रट लो, नहीं भूलोगी कहानी मेरी। सेमीफाउलर पोजीशन विद द हेड ऑफ बेड एलिवेटेड 30 डिग्री प्रमोट ऑप्टिमल लंग एक्सपेंशन। सेमीफाउलर पोजीशन जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज हैं उनमें होने वाली मोस्ट कॉमनली यूज्ड पोजीशन है। सेमीफाउलर पोजीशन के अंदर क्या करते हैं हम, जैसे ये बेड है, इसके बेड को हम 30 डिग्री हेड एलिवेटेड कर देते हैं। फायदा क्या है इसका, कि जो लंग एक्सपेंशन है, जो लंग्स का फैलाव है वो ऑप्टिमम होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट वन, प्रोन पोजीशन। प्रोन का मतलब है उल्टा, प्रोन पोजीशन लाइंग ऑन द एब्डोमेन, पेट के बल लेटना। प्रोन पोजीशन किसे बोलते हैं, जिसके अंदर क्लाइंट क्या होगा, पेट के बल लेट जाएगा, जो भी इंप्रूव ऑक्सीजनेशन को बढ़ाएगी इन ए क्लाइंट विथ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। वो क्लाइंट ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को हम ARDS के नाम से भी जानते हैं। उस क्लाइंट के अंदर जिसमें सांस लेने में बहुत ही दिक्कत आ रही है, जिसको ARDS है, बहुत ही डिस्ट्रेस रेस्पिरेटरी, बहुत ही इंप्रूव डिस्ट्रेस की कंडीशन है, उसको हम प्रोन पोजीशन देंगे। प्रोन पोजीशन देने का फायदा क्या है, उससे मैकेनिकल वेंटिलेशन का भी काम करेगी वो पोजीशन, और न्यू एल्विलाई डेवलप हो जाएंगी। क्लाइंट के
के लंग्स के पोस्टीरियर रीजन में, क्लाइंट के जो पोस्टीरियर रीजन के फेफड़े हैं उनमें न्यू एल्यूलाई भी डेवलप हो सकती है। और प्रोन पोजीशन मैकेनिकल वेंटिलेशन का काम करेगा। किसमें देंगे हम प्रोन पोजीशन? इस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, है ना मजे वाली बात। उसको हम एब्डोमेन वाली की तरफ से लेटा देंगे, उल्टा लेटा देंगे। नेक्स्ट है पल्स ऑक्सीमेट्री लेवल अबव 93 एंड नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, द मोस्ट प्रोबेबल लंग एक्सपेंशन एंड नॉर्मल चेस्ट ट्यूब फंक्शनिंग। यदि किसी क्लाइंट जिसको चेस्ट ट्यूब डला हुआ है, इंट्यूबेटेड है, उसका पल्स ऑक्सीमीटर 90 से 100 आ रहा है, 93, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग वेरी है, बट नॉर्मली हम 90 से 100 आ रहा है, तो उसका लंग्स प्रॉपर एक्सपेंशन हो रहा है, लंग्स सही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हम, लंग्स फेल प्रॉपर रहा है और उसका चेस्ट ट्यूब प्रॉपर फंक्शन कर रही है, नॉर्मल काम कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे साथी, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और मित्रों को शेयर कीजिए। लाइक और सब्सक्राइबर गया तेल लेने, गया भाड़ में, आप तो दोस्तों को शेयर करो ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए, वो पढ़ लिख के कुछ बन जाए, और तभी मेरे को असली खुशी होगी। लाइक और सब्सक्राइब तो चलते रहेंगे जिंदगी में, आप मुझे पता है बिना बोले यूं ही कर दोगे। प्यारे दोस्तों, जिंदगी का असली मजा पढ़ने में, पढ़ो लिखो कुछ सीखो, बस यही असली मजा है। आप जब तक नहीं सीखोगे तब तक ना तो मजा है ना वीडियो बनाने का मजा है। आप जिस दिन नर्सिंग ऑफिसर बन के मुझे मैसेज कर दोगे उस दिन मजा आ जाएगा। सोच तो सब लेते हैं, लेकिन असली योद्धा वही होता है दोस्तों जो अपने शुरू किए गए काम को अंजाम तक ले जाए। दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर बनने का सोच तो सब लेते हैं, वो 1.5 लाख फॉर्म भरते हैं, वो सारे के सारे सोचते हैं। जब असली योद्धा कौन है? वो जो टॉप करता है, वही असली योद्धा होता है जो अपने काम को अंजाम तक लेके जाता है। आई एम ए नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू फॉर